हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है एंड a नॉट इक्वल टू 0 है तो जो अल्फा और बीटा आते हैं यानी x1 x2 बोल लो या फिर जो दोनों रूट्स आते हैं वो आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये दो रूट्स आते हैं 100%। अब वो दो रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में अभी नहीं पता हमें, ठीक है। अब इसमें अगर अल्फा बीटा की बात करोगे तो अल्फा बीटा जो आता है वो आता है माइनस बी बाई ए विच इज माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आता है वो आता है सी बाई ए और डिफरेंस ऑफ रूट जो हमारे पास आते हुए दिखता है वो आता है अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ए, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस लगाया तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये ऐसा कुछ आते हुए दिखता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर मान के चलो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, सपोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यूब निकालना हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और ये बन जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। ऐसा कुछ लिख देंगे अपन, है ना। अगर मान के चलो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालनी है तो आप क्या लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। एंड अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालनी है आपको, सपोज अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 और ऐसी रूट्स आ रहे हैं जिनको तुम अल्फा की पावर 5 नहीं निकाल सकते। जैसे मान के चलो कि 2 माइनस रूट 5 आ गया, उसकी पावर 5 तो नहीं निकाल सकते ना ऑब्वियसली। तो उसका तरीका क्या है कि आप दो टर्म ऐसे सोचो जिनके प्रोडक्ट में क्या बनता है वो दिख रहा होगा, अल्फा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5। तो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके प्रोडक्ट में पक्के से अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 दिखेगा और ये दोनों वैल्यूज भी निकालना इजी है, अपन ऊपर से निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 एंड अल्फा स्क्वायर 3 और ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब एंड बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो अगर तुम आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू आपको नोन होगी, निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये भी वैल्यू नोन होगी तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। वैसे ही अगर अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 निकालनी हो, कौन से दो ऐसे चूज करोगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ऐसे करते करते अपन कोई भी पावर हायर पावर निकाल सकते हैं, ठीक बात है। मुंह बंद कर। ठीक है, यहां से न्यूटन एक थ्योरम होता है कुछ, और न्यूटन ने कुछ थ्योरम दिया था। क्या थ्योरम दिया था कि सपोज कि कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। और इसके दो रूट्स है विच इज अल्फा एंड बीटा, राइट। और कोई एक टर्म डिफाइन है, मान के चलो एस एन विच इज अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, राइट। अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन का मतलब ये हो सकता है एन की वैल्यू 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हायर पावर की बात हो रही है ना। और तो ये जो इक्वेशन है अगर तुम इसको ऐसे कुछ लिख दो ए एस एन प्लस बी टाइम एस एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन ट्रू होगी कई बार, ठीक है, न्यूटन के थ्योरम द्वारा। ये प्रूफ भी बहुत सिंपली कर सकते हैं अपन, है ना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है एस एन कितना है, अल्फा की पावर एन बीटा, तो एस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 1 और एस एन माइनस 2 कितना तो दिख जाएगा, अल्फा की पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एन को किससे रिप्लेस कर दो, एन प्लस 2 से। तो ये क्या बन जाएगा
n+2 प्लस बीटा टाइम्स कितना बन जाएगा Sn+1 और ये कितना बन जाएगा C टाइम्स Sn। क्या ये बात ठीक है? तो ऐसे कुछ भी कभी कभी देखा मतलब बनते हुए, दोनों बातें सेम ही है, कुछ अलग नहीं है ना। इसका यूज क्वेश्चन में देखेंगे कैसे में क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं ना। अभी के लिए ऐसा कुछ लिख लो, ये सारे इक्वेशन के लिए ट्रू है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो। अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे Sn क्यों आया, पावर यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे वैल्यू किस इन दोनों से कितनी बड़ी आई 2, इससे 2। यहाँ पे पावर 1 थी तो यहाँ पे Sn-1, यहाँ पे पावर कितनी थी 0 थी तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ 2 माइनस होता। ऐसा क्यूबिक रहता है x³ प्लस bx² प्लस cx+d रहता, तो यहाँ पे Sn बनता है एक जगह और फिर एक जगह Sn-1 फिर Sn-2 एंड Sn-3, ऐसे कुछ बाई क्वाड्रेटिक रहता तो वैसे ही कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में मतलब बेसिकली कि रूट्स के नेचर कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान के चलो ABC रियल है और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, तो बेसिकली यहाँ पर 3 कंडीशन होती कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है भाई, √b² माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट और क्या हो जाएगा भाई, रियल। रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। d = 0 और क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वैसे ही अगर d < 0 है तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी, क्योंकि अपन क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं ना। तो ये बात याद रखना कि रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी अपने को कि जो रूट्स होंगे ना यहाँ पे हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल है तो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर भी कैसे उसमें होगा ही होगा। तो इस तीसरे केस में अगर एक रूट मान के चलो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ABC रियल है और उसमें एक रूट गिवन है ऐसा कुछ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो उसके बाद पूछ रहे हैं कि बताओ इक्वेशन क्या होगी, तो पक्के से आपको मानना पड़ेगा कि दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, रियल है। क्या बात ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। जब भी ABC रियल हो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ABC रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तब ये बात ट्रू नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा ax² प्लस bx प्लस c = 0, a नॉट इक्वल टू 0 और ABC कहां से भाई, इसमें रियल नहीं है, ABC क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर। तो ABC अगर रैशनल नंबर है तो वापस यहाँ पे 2 केसेस लिखेंगे अपन कि D इज परफेक्ट स्क्वायर और एक केस में आएगा D इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। राइट, अब देखो रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि -b प्लस माइनस √d/2 है ना। अब अगर हमें पता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी रैशनल है और ये भी क्या है, रैशनल है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां से भी एक इंटीजर बाहर आते हुए दिखेगा, है ना। तो इंटीजर बाहर आए तो पक्के से क्या बनता है, वो जो रूट्स दिखेंगे कैसे होंगे, रैशनल। तो यहां से जो रूट्स आएंगे कैसे होंगे, रूट्स आर रैशनल। और इस केस में ऑब्वियसली d > 0 तब की बात कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है भाई, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये बन जाएगा -b/2 एक रूट बनेगा और एक रूट बनेगा √d/2a और एक बनेगा -b/2a और एक बनेगा रूट और d/2a माइनस के साथ। क्या है बात ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर एक रूट 2 माइनस √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 प्लस √3। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब ABC कैसे है, रैशनल। अगर ABC रैशनल है तो ये बात ट्रू नहीं होगी। और रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होंगे कब, जब ABC कैसे थे, रियल थे। ठीक बात है, यहां पे कॉन्जुगेट की तरह बोल सकते हैं बट ABC को रैशनल होना पड़ेगा। ठीक बात है। और नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं विच इज वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। वर्टेक्स का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं वो आते हैं हमारे पास -b/2a -d/4। इस पॉइंट के अबाउट जो ग्राफ होता है इसका क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। या फिर वर्टेक्स, अगर पैराबोला है तो पैराबोला का वर्टेक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज
कर सकते हो। ठीक बात है। इसके अलावा आपको ये पता है कि वर्टेक्स पे जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज में आपको दो तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। एक में जब x की वैल्यू रियल होगी, तो x की वैल्यू जब रियल होगी तो हमारे पास पता है कि इसमें दो केसेस होंगे, a ग्रेटर देन 0, एक क्या होगा, a लेस देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो रेंज जो आते हुए दिखेगा ये आ जाएगा -d/4a से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। और जब a लेस देन 0 होगा तो जो रेंज आएगा ये आ जाएगा -∞ से लेके -d/4a तक। क्योंकि इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा और इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू विच इज y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एंड ये हो जाएगा इस केस में मैक्सिमम वैल्यू विच इज y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, राइट। इसके अलावा जब x की वैल्यू x1 से x2 तक है, यानी इस बारी सारे x के लिए बात नहीं कर रहे हैं ना, तो इस केस में रेंज क्या होगा। तो इस केस में रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। मान के चलो a ग्रेटर देन 0 है, a कैसा है, ग्रेटर देन 0, और एक केसेस में ये मान लो कि x1 से बड़ा कौन सा है, -b/2 है, और लेस देन क्या है, किससे, x2 से। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वर्टेक्स जो है x1 और x2 के बीच में है। तो वर्टेक्स और x1 x2 के बीच में, तो पक्के से जो ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा, इधर x1 है और इधर x2, और इधर कहीं वर्टेक्स लाई कर रहा होगा। तो इसमें जो रेंज होगा पक्के से कहां तक होगा बता सकते हो, ये हो जाएगा, और रेंज ये दिखेगा हमें -d/4a पे, तो पक्के से अभी भी मिनिमम वैल्यू तो होगी, और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है, या तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है या फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है। तो ये हो जाएगा मैक्स ऑफ f ऑफ x1, और ये हो जाएगा f ऑफ x2। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रेंज में आ जाती है। क्या बात ठीक है, वहां तक रेंज आएगी। सिमिलरली इसमें एक और केस क्या होगा कि मान के चलो x1 x2 क्या है, -b/, से छोटे हैं या फिर बड़े हैं। एक केस हो जाएगा कि मान के चलो x1 एंड x2 दोनों लेस देन -b/2 है, या फिर दोनों ग्रेटर देन -b/2 है। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो दिखेगा, इधर x1 लाई करेगा और इधर x2 लाई करेगा। ये x1 ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। मान के चलो ये क्वाड्रेटिक थी, इधर x1 है और इधर क्या है, x2 है। दोनों की वैल्यू आपको दिख रही होगी कि दोनों किससे छोटे हैं, वर्टेक्स से तो छोटे हैं, वर्टेक्स के x क्वाड्रेटिक वर्टेक्स है ना। अब इसमें आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रहा है, x1 पे, और मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रहा है, x2 पे। तो इसमें जो रेंज आते हुए दिख जाएगा, ये आ जाएगा कि f ऑफ x2 से लेके f ऑफ x1। अब जब x1 x2 राइट में होंगे तो वो कहा हो जाएगा f ऑफ x1 से लेके कहां तक, f ऑफ x2 तक। ये उल्टा हो जाएगा अगर ये राइट में होते हैं, ठीक बात है। ऐसे ही सेम केस किस में लेना आपको, a लेस देन 0 के लिए। a लेस देन 0 में भी तीन केसेस बनेंगे। तीन केसेस कैसे, जब वर्टेक्स -b/2 से एक बड़ा है और एक क्या है, उससे छोटा है, तब ये वाला रेंज होगा। और सिमिलरली ऐसे कुछ आपको देखते हो, ठीक बात है। तो ये भी आप लिख सकते हो नोट्स, शॉर्ट नोट्स में बना के खुद से आप लिख लेना, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं विच इज मॉडुलस फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो इसको डिफाइन कर दे, तो ये होता है x और ये होता है -x। x कब होता है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और ये कब होता है, जब x लेस देन 0 आते हुए दिखता है। क्या बात ठीक है। इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ आता है, फी बनता हुआ दिखता है, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, सपोज लेट्स से कि ये लिखा है x - a, और इसको अगर हमें डिफाइन करना है f ऑफ x, तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर पता करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो उसके लिए हम केसेस बनाते हैं। क्या केसेस बनाते हैं कि ये 0 कहां पे हो रहा है, a पे, यानी अपना साइन कहां, किसके अबाउट चेंज कर रहा है, a के अबाउट। तो पहले एक a के राइट में और फिर एक बार a के लेफ्ट में। तो a के राइट में जाएंगे तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो fx जो बनते हुए दिख जाएगा, ये दिखेगा हमारे पास x - a व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और ये बन जाएगा x - a माइनस के साथ व्हेन x इज लेस देन, ठीक बात है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को मेरे को डिफाइन करना हो, इस फंक्शन को डिफाइन करना हो, तो अपन वापस दो पॉइंट्स गिवन है आपके पास। एक तो है 1, और ये कहां पे 0 हो रहा है, ये है 3/2 पे। तो अपने पास दो केस, एक बार इधर देखेंगे, एक बार इस रीजन में और एक बार इस रीजन में। अब इस रीजन में आप ध्यान से देखोगे तो
ये तो पॉजिटिव होगा इस सबसे राइट वाले रीजन में, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, एज इट इज ओपन बन जाएगा। और इसमें अगर तुम इस वाले रीजन की बात करो तो कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, तो ये कैसा आता दिखेगा, नेगेटिव। तो इसको किसके साथ ओपन करेंगे, माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा -2x+3। तो fx 3/2 से बड़े के लिए ये डिफाइंड हो गया। अब इसके बीच में आ जाते हैं, इसके 1 और 3/2 के बीच में ये जो वैल्यू आते दिखेगी हमें, ये देखिए कैसी पॉजिटिव ही रहेगी अभी भी, तो ये बन जाएगा x-1। और इसके बीच में अगर मैं कोई पॉइंट रखता हूं तो ये कैसे आते दिखेगी, ये भी आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा -2x+3। और तीसरे रीजन की बात करो तो तीसरे रीजन में ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -x-1। और ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2x+3। तो तीन रीजन में हमारे पास ऐसे कुछ डिफाइंड होते हुए दिख जाएगा। तीन रीजन में ये दोनों मॉडुलस के देखना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव है, तो जहां पे पॉजिटिव होगा प्लस के साथ, जहां नेगेटिव होगा वहां पे माइनस के साथ ओपन करो। ठीक है, क्या आई होप आपको आता हुआ, बट मैंने फिर भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कंफ्यूजन होता है ना एक्स के पहले, तो आप माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, मॉड से माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो बेसिकली क्या बनता दिख जाएगा 2x-3। तो इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप सोच सकते हो। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इस पे देखो क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे जेईई मेंस में, बट फिर भी जेईई एडवांस में तो पक्के से आ सकते हैं ना, कि अगर a पॉजिटिव है और यहाँ पे बोला है कि मॉड x ग्रेटर देन a है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉड का मतलब क्या होता है हमेशा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किससे बड़ा होना चाहिए, a से। तो आपको पता है a से बड़ा होने के लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट क्या है, माइनस है, तो इसके राइट में चले जाओ और इसके लेफ्ट में चले जाओ। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू या तो बड़ी हो जाए किससे, a से, और x की वैल्यू किससे छोटी हो जाए, -a से। इन दोनों का आंसर निकालेंगे सॉल्व करके, और दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन। सिमिलरली यहां पे आपको क्या कि मॉड x यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन a से छोटा है, यानी x की जो वैल्यू होगी -a से बड़ी होगी और लेस देन a से, यानी यहाँ पे दो पार्ट हो जाएंगे वापस, -a से बड़ा x एंड x होना चाहिए लेस देन a होना चाहिए। इन दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, और क्योंकि बीच में a है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, सिमिलरली मॉड x की जगह मान के चलो कोई फंक्शन आ गया fx, मान के चलो sin x आ गया, cos x आ गया, कुछ भी आएगा, log आएगा, तो सेम तरीके से सोचेंगे कि इसको ऐसे देखो कि यहाँ पे x ही लिखा है, तो x की वैल्यू कहां से, अगर ये ऐसा कुछ है तो कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, ये हो जाएगा fx जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे, a से, और fx जो होना चाहिए वो किससे छोटा होना चाहिए, -a से। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसको डिफाइन करना हो तो ये हो जाएगा fx लेस देन a होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -a होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को जो फंक्शन गिवन है उसके हिसाब से अपन देख लेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक बात है, इसके अलावा लॉग इनइक्वालिटीज की बात कर लेते हैं। लॉग इनइक्वालिटीज में अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कि लॉग इनइक्वालिटीज में दो केसेस होते हैं, कि जब बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और जो बेस जो है किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो डिक्रीजिंग होता है तो मेरे को पता है कि अगर f(x1) और f(x2) की कंपेयर करूं तो f(x1) अगर f(x2) से बड़ा है तो उसमें जो इनइक्वालिटी होती है क्या हो जाती है, रिवर्स, जब डिक्रीजिंग होता है। और इंक्रीजिंग जब होता है तो क्या होता है, उसमें इनइक्वालिटी सेम ही रहती है। तो इस केस में जो ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन होता है कैसा होता है, डिक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जैसे ही आप इस टर्म को हटाओगे तो ये हो जाएगा fx जो होगा वो छोटा आ जाएगा किसे, gx से। अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हो। अब a ग्रेटर देन 1 के केस में जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो कैसा होता है, इंक्रीजिंग, तो इसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा fx ग्रेटर देन gx। तो इसको भी अपन आई थिंक सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन में जैसा कि मैंने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में सबसे पहले बस यही आंसर नहीं होगा, आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो fx होना चाहिए किससे बड़ा होना चाहिए, 0, और gx भी किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। तो आप एक और टर्म लिखो कि fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड gx ग्रेटर देन 0। ये तीनों टर्म्स के आंसर का इंटरसेक्शन लेना, और यहां भी fx ग्रेटर देन 0 एंड gx ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो इनपुट की तरह काम कर रहा है लॉग के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी पार्ट आती है इसी में, कि अब बेस भी वेरिएबल है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में बेस फिक्स था, यहाँ पे बेस क्या है, वेरिएबल है। बेस के बारे में नहीं पता कि 0 से 1 के बीच में है या फिर नहीं है, तो 0 से 1 के बीच में नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे, कि मान के चलते hx की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, और एक केस लेंगे जब hx की वैल्यू किससे बड़ी है,
1 से बड़ी है। अब 0 से, अब मेरे को पता चला कि जैसे ही ये केस बनाया तो मेरे को पता चल गया कि बेस कहां से कहां के बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो यहां से एफ एक्स जो आएगा वो छोटा हो जाएगा किससे, जी एक्स से, और साथ साथ एफ एक्स जो होना चाहिए वो 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, एंड जी एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी, यानी एफ एक्स जो हो जाएगा वो बड़ा आ जाएगा किससे, जी एक्स से, एंड साथ साथ एफ एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए किससे, ग्रेटर देन 0, एंड जी एक्स भी जो होना चाहिए ये भी किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज की बात हो गई। इसके अलावा कॉमन रूट्स की बात कर लेते हैं। इस पे जनरली क्वेश्चन अभी तो पिछले साल नहीं आया, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन आते थे, है ना। कॉमन रूट्स की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, टू कॉमन रूट्स की बात करते हैं कि दोनों ही रूट्स कॉमन है, तो दोनों ही रूट्स कॉमन है, इसका मतलब इनइक्वालिटी क्वेश्चंस क्या है, दोनों इक्वेशन सेम ही होंगी। दोनों इक्वेशन सेम से बेटर वर्ड बोल सकते हैं कि दोनों में कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा बोल सकते हो ना कि जैसे पैरेलल लाइंस होती थी तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता था, सेम। तो ऐसे कुछ देख सकते हैं ना, ये भी पैरेलल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब रूट्स कैसे हैं, एक रूट कॉमन है। कितने रूट्स कॉमन है, एक रूट। तो कभी भी आप में इसमें कंडीशन बहुत बड़ा सा लिखते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि मान के चलो एक रूट अल्फा है और इसमें एक रूट क्या है, बीटा, और इधर एक रूट अल्फा और इधर एक रूट क्या है, गामा। एक रूट मैंने कॉमन लिया विच इज अल्फा। तो अल्फा जो है दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो ये बन जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर, और ये बन जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर, और ये बन जाएगा b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको पता है कि दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है विच इज अल्फा, क्योंकि a1 b1 c1 की वैल्यू पता होगी, a2 b2 c2 की वैल्यू पता होगी। कभी कभी इनमें से कोई एक वेरिएबल भी दे देता है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से एक बार अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे b2 से और नीचे b1 से, तो हमें यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा स्क्वायर की। सिमिलरली एक केस में हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला टर्म क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ऊपर a2 से मल्टीप्लाई कर देगा, नीचे a1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। किसके टर्म में, a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 के। तो दोनों वैल्यूज मिल गई a1 b1 और c2 के। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो वो कंडीशन हमारे पास बनती हुई दिखती है। क्या बात ठीक है, तो कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा ये काम करना है। ठीक बात है। कभी कभी आप क्वेश्चन में क्या करोगे, कोई एक और वेरिएबल दिया रहता है c1 और c2 में से, मान के चलो b1 b2 वेरिएबल दिया है, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो पहले अल्फा की वैल्यू निकालना। तो अल्फा की वैल्यू सपोज ऐसे कुछ आ गया लैम्डा अपॉन 5, एक और वेरिएबल क्वेश्चन में दिया रहेगा, और वो लैम्डा अपॉन 5 जो होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वहां से सॉल्व करते हैं आपके पास आंसर आते हुए दिख जाएगा। ठीक बात है, तो ये इक्वेशन जो आएगी इसके यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और वैसे भी याद भी नहीं होता। ठीक बात है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेके आया, कैसे क्वेश्चन होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन a डॉट a रेशियो b इज टू c, ऐसी कुछ बात कर रहा है। तो ध्यान से समझो कि इस क्वेश्चन में हैव ए कॉमन रूट का मतलब क्या है, कि एक रूट कॉमन तो है, लेकिन ये नहीं पता कि दो है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कभी भी ये नीचे वाली इक्वेशन तो गिवन है हमारे पास, है ना, इसके रूट्स देख लेते हैं। इसके रूट्स क्या क्या है, इसके रूट्स अगर देखोगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास x1 एंड x2 जो आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 36, यानी आ जाएगा -32 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, इमेजिनरी है कि नहीं। अब इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है कि एबीसी कैसे थे, रियल थे, है ना। तो अगर रूट्स इमेजिनरी है तो मान के चलते या तो पहला वाला रूट कॉमन होगा या फिर दूसरा वाला रूट कॉमन होगा। तो पक्के से अगर एक रूट कॉमन है वो इमेजिनरी है, तो पक्के से इसका दूसरा रूट भी क्या होना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट, और ये दोनों रूट आपस में एक दूसरे कॉन्जुगेट है, यानी पक्के से दोनों ही रूट इक्वेशन के लिए क्या है, कॉमन है। तो दोनों ही रूट इस इक्वेशन के लिए कॉमन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन ही सेम है। और दो इक्वेशन में दो कॉमन रूट होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/9। तो आपको a is to b is to c मिलते हुए दिख जाएगा, विच इज 1 is to 2 is to 9। क्या बात ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कभी कभी बोल देता है कि एक ही रूट कॉमन है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोल देगा, एक ही रूट कॉमन है, और क्वेश्चन इसकी इक्वेशन दे देगा, इसके रूट्स अच्छे खासे आएंगे,
कि मान के चलो एक रूट 3 आ गया और एक रूट क्या आ गया 4 आ गया, और इस इक्वेशन में एक वेरिएबल रहेगा, सपोज लैम्डा, की ऐसा कुछ लिखा 3x² प्लस 4x प्लस लैम्डा, और एक और यहाँ पे अच्छा सा इक्वेशन दे दिया जिसके रूट्स आप निकाल पा रहे हो, और बोला है कि इनमें एक रूट कॉमन है। कितना रूट कॉमन है? एक रूट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इनमें से दोनों रूट निकाल लो आप, और एक बार एक रूट को, जो 3 और मान के चलो 4 है, तो एक बार 3 को सेटिस्फाई करके लैम्डा निकाल लो और एक बार 4 को सेटिस्फाई करके लैम्डा निकाल लो, वो 2 लैम्डा वैल्यूज हो जाएंगे हमारी। ठीक बात है। इसके अलावा एक और पार्ट, छोटी सी पार्ट है, दैट इज आइडेंटिटी। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये पता होना चाहिए ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। ये आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि एक्स की सारी वैल्यूज के लिए बात क्या है? ट्रू है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो एक्स की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है वो क्या हो जाएगा? एक आइडेंटिटी बनता हुआ दिख जाएगा। क्या है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करो, हमेशा एलएचएस इक्वल टू क्या आएगा? आरएचएस। तो मैं बोल रहा हूं ये इक्वेशन आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा कंडीशन? तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी होने के लिए मतलब अगर आरएचएस में 0 है तो एलएचएस में भी हमेशा क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो पक्के से ये जो इक्वेशन होनी ऐसी कुछ दिखनी पड़ेगी, 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी। यानी एबीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों ही क्या होने पड़ेंगे? 0। तो जो कंडीशन होगी आइडेंटिटी की वो हो जाएगी एबीसी इज इक्वल टू 0। क्या बात ठीक है? परफेक्ट है। ये क्यूबिक के लिए अगर होता तो क्यूबिक के लिए क्या बोलते हैं कि ए बी सी डी चारों ही क्या हो जाए? 0। किसी के लिए भी जितने भी कोएफिशिएंट बनते हो दिखेंगे वो सारे क्या होने पड़ेंगे? 0। एग्जांपल के लिए सपोज ये क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है क्या है? आइडेंटिटी। तो इसमें क्या कंडीशन होगी? एबीसी या फिर वाई जो भी है। तो हमको पता है कि ये वाला टर्म तो 0 है। क्यों? क्योंकि बॉक्स ऑफ 0.90 हो जाएगा और सिग्नम उसको क्या बना देगा? 0। और ये वाला टर्म का भी कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। तो यहां से y की वैल्यू क्या आते दिखेगी? y की वैल्यू कुछ भी हो जाए हमेशा क्या आएगा? ये 0 ही आते हुए दिखेगा। क्या ये बात ठीक है? अब ये भी तो 0 होना पड़ेगा। अब ये आपको पता है कि ये 0 कब होता है? ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, और ये 1/2 टाइम्स इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा? जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि 3 नंबर्स का स्क्वायर 0 कब होगा? जब तीनों ही इंडिविजुअली क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ये किसका फैक्टर होता है? वन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फैक्टर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, इसका मतलब दो चीजें 0 होंगी, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आते हुए दिख जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और छोटी सी बात करते हुए थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें मान के चलो कि क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, है ना? है ना? क्यूबिक है उसके लिए भी पता है कि अगर मान के चलो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दे रखा है इक्वल टू 0, है ना? तो आपको पता है कि इसमें 3 रूट हो सकता है मैक्सिमम। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? माइनस बी बाई ए। वैसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू आती है कितनी आती है? सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आती है कितनी आती है? डी बाई ए माइनस के साथ। ठीक है। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और सम ऑफ रूट्स टेकन 3, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही अगर मान के चलो n डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास और इसमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो इसमें मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? n। तो सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 से लेकर कहां तक? अल्फा n। इन सारे रूट्स का जो सम आएगा कितना आ जाएगा? माइनस a2 अपॉन a1। जस्ट ये वाला कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय ये वाला कोएफिशिएंट। वैसे ये सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम है, वैसे ही सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम आएगा, ऐसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ऐसे कितने बनेंगे पेयर्स? n रूट है, n में से 2 को चूज करने का तरीका कितना होता है? nc2। तो nc2 पेयर्स बनेंगे और इन सबका जो सम आते हुए दिखेगा वो आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय a1। क्या ये बात ठीक है? कैसे होता है? ये माइनस इसमें प्लस फिर माइनस, ऐसे कहा था अल्टरनेट चलते जाता है। ठीक बात है। इसके अलावा तीसरा टर्म क्या बनेगा? प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ऐसे करते करते एक टर्म आता हुआ दिखेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर कहां तक? अल्फा n। और ये जो वैल्यू आ जाएगी -1 रेज टू द पावर n, और ये बन जाएगा an प्लस 1 अपन क्या बन जाएगा इस n।
तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये अभी आपको आई थिंक पहले से पता ही होगा, है ना, बट ये फिर भी लिख के रखना। बाई क्वाड्रेटिक तक के फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है, ठीक बात है। एक और पार्ट पे आते हैं विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ये लगता नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि मान के चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स गिवन है विच इज अल्फा एंड बीटा, और हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या है 1 अपन अल्फा एंड 1 अपन बीटा। तो ये इजी लगता है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा बीटा निकाल लो, वहां से 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा की वैल्यू निकाल लो और 1 अपन अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। लेकिन इस केस में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, इस केस में थोड़ा और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाला, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 गिवन है, तो और मुश्किल होते जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ना करके इससे बेटर तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो मान के चलते हैं अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। हमें किस टाइप के रूट चाहिए, 1 अपन अल्फा एंड 1 अपन बीटा, तो मैं 1 अपन अल्फा को टी पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं, 1 अपन अल्फा को किसी न किसी वैल्यू के इक्वल होगा ना, उसको मैंने क्या बोल दिया, मैंने टी। अब यहां से टी की जो वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी, बेसिकली अल्फा की वैल्यू कितनी आती दिख जाएगी यहां से 1 अपॉन टी। अच्छा, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या 1 अपॉन टी कर रहा है क्या, वो भी करेगा। तो 1 अपॉन टी जैसे यहां पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा ए अपॉन टी स्क्वायर और ये बन जाएगा बी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन दिख रही है इसके जो रूट्स है वो कौन से है, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, क्योंकि इस इक्वेशन को टी सेटिस्फाई कर रहा है और टी की वैल्यू कितनी है 1 अपन अल्फा। क्या बात समझ में आ रही। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले पार्ट की बात करूं कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और 2 बीटा स्क्वायर प्लस 1 टाइप्स के रूट चाहिए, तो आप सिंपली अगेन इसमें क्या करोगे, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर दोगे, टी। तो यहां से हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आती दिखेगी कितनी आ जाएगी, और ये बन जाएगा और 2 अल्फा स्क्वायर ये बन जाएगा टी माइनस 1, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी माइनस 1 अपॉन 2 बनता हुआ दिख जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, टी माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा ए इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस बी टाइम्स अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेम ही बात है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये बन जाएगा ए इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस बी इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन तो आ गई लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप इस टर्म को राइट में लेके चले जाना और क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। क्या बात ठीक है, तो ऐसे कुछ बनता है। सिमिलरली थर्ड वाले केस में क्या करेंगे, अल्फा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देंगे 3, ऐसे कुछ सॉल्व करना है। क्या बात ठीक है, तो इससे थोड़ा जल्दी इक्वेशन हो जाता है और डायरेक्टली इक्वेशन आते हुए दिखता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट की बात करते हैं विच इज लोकेशन ऑफ रूट्स। इसमें सारे पार्ट जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जेईई एडवांस के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ना, और इसके अलावा जेईई मेंस में जो 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला लिखा है कि बोथ रूट्स आर आइदर साइड ऑफ के, कि दोनों जो रूट्स हैं वो कोई एक नंबर के है उसके क्या है आइदर साइड, यानी एक रूट के पहले और एक रूट के बाद है। तो बेसिकली इसमें जब ग्राफ बनाओगे तो पॉसिबल ग्राफ्स ऐसे कुछ बनते हुए दिखेगी, एक ऐसा नंबर के होगा, या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ऑलराइट, तो इसमें सबसे पहले तो ये बात तो क्लियर है कि ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के की बात करूं यानी ए क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, इस वाले ग्राफ के लिए ए की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव और एफ ऑफ के की वैल्यू कैसी है नेगेटिव, तो पक्के से ये तो वैल्यू दोनों केस में देखो, इसमें ए की वैल्यू कैसी है नेगेटिव और एफ ऑफ के की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसी आएगी लेस देन 0। क्या बात ठीक है। इसके अलावा आप वर्टेक्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। वर्टेक्स के बारे में क्यों कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि के इधर भी हो सकता है और के इधर भी हो सकता है और के वर्टेक्स की जगह भी हो सकता है, तो वर्टेक्स के से बड़ा होगा छोटा होगा इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल काम है। तो पहले तो ये, इसके अलावा आपको लगता होगा कि आपको ये भी बोलना पड़ेगा डी ग्रेटर देन 0, लेकिन ये आप नहीं भी बोलोगे तब भी काम चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब ये पक्के से ये बात गारंटी हो जाती है कि ग्राफ पक्के से नीचे या फिर ऊपर तो एक बार गया ही होगा। क्या ये बात ठीक है, तो ऐसी कुछ ये कंडीशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी दोगे तो गलत आंसर नहीं आएगा। इसके लिए सेम
कि अगर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ये बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के का मतलब क्या है कि ऐसी कुछ ग्राफ बननी, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है या फिर ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है या फिर ये चार केसेस हो सकता है और एक नंबर क्या है के। ठीक है, इस केस से दोनों रूट्स क्या है बड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज इसका जो वर्टेक्स है चारों केस में, वर्टेक्स क्या हमेशा के से बड़ा है क्या या छोटा है? बड़ा है, यानी जो वर्टेक्स है यानी -b/2 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है पक्के से किससे बड़ा होगा? के से, पहली केस। दूसरी केस, इसका जो डी जो होगा डिस्क्रिमिनेंट वो कैसा आता दिखेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ? तीसरी केस, इसमें a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू क्या होती दिखेगी? हमें पता है कि इस केस में देखोगे तो a की वैल्यू कैसी है? 0, और एफ ऑफ के तुमको पता है कि ये कहां पे जाकर कट कर रहा होगा? ऊपर की तरफ जाकर कट करो। तो a इंटू एफ ऑफ के कैसा रहा? दोनों केस में ही कैसा आएगा? पॉजिटिव आते हुए दिखेगा। क्या ये बात ठीक है? तो ये तीन केस आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो वो दो कंडीशन तो सेम ही रहेगी कि दोनों रूट्स कैसे हैं, एक नंबर के है, इनसे बड़े, या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर ग्राफ ऐसा होगा या फिर ग्राफ ऐसा होगा या फिर ऐसा आते दिखेंगे। ये चार पॉसिबल ग्राफ्स हैं। तो एक पहला केस कि -b/2 है, जो वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, वर्टेक्स जो होगा वो पक्के से किससे छोटा होगा? के से। डी जो होगा कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड थर्ड जो कंडीशन होगी यानी a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के भी कैसा आएगा इसमें? पॉजिटिव। बस एक ही केस डिफरेंट है विच इज वर्टेक्स वाला, जो किससे छोटा होना चाहिए? के से छोटा होना चाहिए। अच्छा, इसी पार्ट को एक और तरीके से बोला जाता है, कैसे कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है। दोनों रूट्स पॉजिटिव होने का मतलब कि दोनों रूट्स किसके राइट में लाई कर रहे हैं? 0 के राइट में। तो के की वैल्यू बस क्या होती दिख जाएगी? 0। इस केस में क्या होंगे? दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। ऐसा कुछ, इसी क्वेश्चन को ऐसा बोला जा सकता है। और इस केस में क्या बोला जाता है? दोनों रूट्स कैसे हैं? अपोजिट साइड के, एक पॉजिटिव है तो एक कैसा है? नेगेटिव है। इसके अलावा एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2, दो नंबर्स है हमारे पास, एक है हमारे पास k1 और एक है हमारे पास k2। सपोज k1 इज लेस देन k2। तो इस केस में अगर दोनों एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहे हैं तो या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है या फिर ग्राफ ऐसा हो सकता है। तो आप यहां पे देखोगे तो पक्के से f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 की जो वैल्यू आएगी दोनों केस में कैसे आते दिखेगी? लेस देन 0। इसमें आपको d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो पक्के से ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव तो आ ही रहा होगा। क्या ये बात ठीक है? बट इस केस में एक गलती हो जाती है कि बस यही कंडीशन नहीं होगा। यही कंडीशन क्यों नहीं होगा? इसके अलावा एक और कंडीशन होगा इसमें कि मान के चलो ये दो नंबर है k1 और ये k2, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी बात करूं इस ग्राफ की, तो ये क्या ये ग्राफ सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को? कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि k1 और k2 के बीच में अभी भी एग्जैक्टली कितने रूट लाई कर रहे हैं? एक ही रूट लाई कर रहा है। उसके बीच में k1 पे एक रूट आ गया, लेकिन अभी भी कितना लाई कर रहा है? एक ही रूट है k1 और k2 के बीच में। और यहाँ पे एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है। कितनी है यहाँ पे? 0 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो भी इसका आंसर निकालोगे ना, उसके बाउंड्री वाले पॉइंट्स को अलग से चेक करने की जरूरत पड़ती है। क्या बात ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेना चेक बाउंड्री फाइंड, चेक फॉर बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक बात है। अब इन तीनों के लिए कंडीशन लिखना है कि बोथ रूट कैसे हैं? पॉजिटिव है, बोथ रूट कैसे है? नेगेटिव है, या फिर बोथ रूट कैसे है? डिफरेंट साइन के। बोथ रूट पॉजिटिव का मतलब दोनों रूट 0 के राइट में लाई कर रहे हैं और दोनों रूट 0 के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, और दोनों रूट कैसे है? 0 के आइदर साइड है। तो इसमें आपको पता है कि दोनों रूट 0 के लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा कुछ बन जाएगा और ये ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो केस ये हो जाएगा कि डी जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी केस, और या तो आप सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव बोल लो, या और तीसरा केस प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव बोल लो, या फिर वर्टेक्स जो होगा यानी -b/2 है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, या फिर तीसरा केस a इंटू एफ ऑफ 0, ए ये हो गया और एफ ऑफ 0 कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसके अलावा इस केस में क्या हो जाएगा? और इसमें हो जाएगा d ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, -b/2a जो हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास लेस देन 0, और ये हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ 0 जो आते हुए दिखे कैसा आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। दिस केस इज सेम एज कि ये क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा और लेस देन 0, और ये लिखा है अल्फा बीटा
greater than 0 and this is same also same as alpha beta greater than 0 and alpha plus beta less than 0 और ये d वाली बात alpha plus beta की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी बाई ए तो माइनस बी बाई टू ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो माइनस बी बाई ए भी ग्रेटर देन 0 है तो ये बात तो सेम ही है ना अल्फा बीटा कितना होता है सी बाई ए और ये कितना है ए सी लिखा है एफ ऑफ 0 कितना होता है सी तो होता है तो सी बाई ए और ए सी दोनों बातें सेम है क्योंकि ए तो 0 नहीं हो सकता तो मैं दोनों साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा ए सी ही बनता हुआ दिखेगा तो ये कंडीशन ये बात लिखो या फिर ये दोनों तरीके से आप सेम ही आंसर आते हुए दिखेगा क्या बात ठीक है यहाँ पे दोनों तरीके से सेम ही आंसर आते हुए दिखेगा तो आपको या तो ये याद कर लो या फिर इससे याद कर लो ठीक बात है ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे माइनस बी बाई ए लेस देन 0 लिखा है बोथ रूट्स पॉजिटिव अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यस और अल्फा बीटा भी ग्रेटर देन 0 वहां पे एक लेस देन 0 होना चाहिए सम लेस देन 0 और क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा ठीक है इसके अलावा 0 के आइदर साइड रूट लाई करे जो सबसे पहला वाला केस था वही वाला केस आपको एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देना है तो दिस इज बस इतना आपको ये आता है किसमें क्वाड्रेटिक में तो आई थिंक जेईई मेंस के भी क्वेश्चन और जे एडवांस के क्वेश्चन के बारे में कमेंट नहीं करूंगा बट पक्के से होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बस इतना अगर आपको आता है तो ठीक बात है इसी पे जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन और फिर आई थिंक हम रेडी हो जाएंगे किसके लिए जेईई मेंस के लिए बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देखना अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना कीप पुशिंग योरसेल्फ डोंट गिव अप and let's meet in the next class. Go for Jeet.